नमस्कार। एडुशाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट फेज इन कांग्रेस। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस की अगर हम फेजेस की बात करें तो हम मेनली हमें 4 फेजेस के बारे में पता चलता है। दैट इज शुरुआत हुई थी आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885। मॉडरेट फेज से स्टार्ट होती है, मॉडरेट फेज से। उसके बाद वहां पे चलता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और फिर गांधीयन फेज एंड सोशलिस्ट फेज जो होता है ये दोनों एक साथ चलता है। तो ये मेनली ये 4 फेजेस के बारे में हमें कांग्रेस में ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये 3 जो फेजेस है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज, इसके बारे में तो बहुत सारे सोर्सेस में बहुत डिटेल्स में मिल जाता है। लेकिन ये जो सोशलिस्ट फेज है इसके बारे में बहुत कम लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, या फिर इसके बारे में बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल होता है। तो आज की इस क्लास में हम इन डिटेल देखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि सोशलिस्ट फेज कैसे आई थी और इसका क्या सिग्निफिकेंस था। तो देखिए दोस्तों, जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म का क्या मतलब होता है? सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी होता है व्हिच टॉक्स अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है इसके लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज की भी जरूरत होती है, क्योंकि ये अगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज होगी, अगर कैपिटलिज्म होगी, तभी जाकर के 2 क्लासेस की जनरेशन होती है, दैट इज द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द वर्कर्स क्लास। एंड द सोशलिस्ट टॉक्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। तो अगर इंडिया में कांग्रेस में सोशलिस्ट फेज स्टार्ट हो रहा था तो इसका मतलब ये जरूर है कि इंडिया में जरूर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तब भी जाकर के सोशलिस्ट फेज की बिगिनिंग हुई थी, राइट? विद इन एब्सेंस ऑफ एनी इंडस्ट्रीज सोशलिस्ट फेज, सोशलिज्म हैज नो रिलेवेंस इन दैट सोसाइटी, राइट? तो चलिए देखते हैं कि क्या था इसका मेन बैकग्राउंड। देखिए दोस्तों, 1813 से ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को अगर आप देखोगे तो इन फ्रॉम 1813 द ब्रिटिश स्टार्टेड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म व्हिच आल्सो केम टू बी नोन एज द वन वे फ्री ट्रेड। अब एक दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल्स में ब्रिटिश जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्टेट पॉलिसीज, ऐसी जो पॉलिसीज है इसके बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में। तो मैं यहाँ पे ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था इसको वन वे फ्री ट्रेड भी कहा जाता है, जिसके वजह से इंडिया में जो इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही थी, व्हिच वाज बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एट दैट टाइम, उसकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और इंडियन इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ था, राइट? तो 1813 से लेकर के 1850 तक सॉरी, मोटा मोटी इस टाइम पीरियड पे जो इंडिया में चलता रहा दैट वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिया के इंडस्ट्रीज सारे खत्म हो गए। लेकिन 1850 से लेकर के फिर से री इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है अंडर अ चेंज्ड ब्रिटिश पॉलिसी व्हिच केम टू बी नोन एज फाइनेंस कैपिटलिज्म, व्हिच इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, राइट? तो इसमें क्या किया गया कि द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट started to invest some of their capital in India or in other colonies for transfer of some labor intensive industries. कोई भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर नहीं किया गया। इंडिया में री इंडस्ट्रियलाइजेशन तो स्टार्ट हुआ, लेकिन सारे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थे। क्यों? क्योंकि इंडिया में चीप लेबर बहुत इजीली अवेलेबल था। तो देखिए, हुगली रिवर के दो साइड में बहुत सारी जूट फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री, मैच फैक्ट्री, ये सब बनता रहा, विच वॉज बेसिकली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। उन्होंने कभी भी कैपिटल ट्रांसफर या फिर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। अब देखिए, इंडिया में री इंडस्ट्रियलाइजेशन तो स्टार्ट हुआ, लेकिन कोई भी इंडस्ट्रीज इंडियन इंडस्ट्रीज नहीं थी, मतलब किसी भी इंडस्ट्रीज के ओनर इंडियंस नहीं थे। ऑल द ओनर्स वर बेसिकली ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। अब उस टाइम पे अगर कोई इंडियन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने जाता भी तो उसको भी बहुत तरीके से प्रोहिबिशन मिलता था, रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना है, सबसे पहले तो आपको कैपिटल चाहिए, और ये कैपिटल आपको कहां से मिलेगा? आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अब बैंक उस टाइम पे सारे प्राइवेट बैंक्स थी एंड ऑल द बैंक्स वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश ओनर्स। तो सपोज यू आर एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और आपको बैंक से लोन लेना है फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इंडस्ट्री। पहली बात तो बैंक आपको लोन देगा नहीं और अगर लोन देगा भी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा, और अगर दे भी दिया किसी तरीके से तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस इंपोज कर देंगे आपके ऊपर कि आप लोन ले नहीं पाओगे। तो इस तरीके से बहुत तरीके से रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा रहा था ब्रिटिश के साइड से, जिसके वजह से ये हो रहा था कि कोई भी इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही थी।
राइट। अब देखिए 1885 में कांग्रेस की फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस टुक प्लेस इन 1885 और शुरू में ही जो फेज चला था 1885 से 1905 तक, दैट वाज द मॉडरेट फेज, दैट वाज द मॉडरेट फेज। अब मॉडरेट ने जो डिमांड की, मॉडरेट की जो मेथड थी वो तो मेनली था बेस्ड ऑन प्रेयर एंड पिटिशन, लेकिन उनका जो डिमांड था उस डिमांड में से एक डिमांड ये जरूर था कि ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये एक उनकी डिमांड थी। अब देखिए मॉडरेट जो फेज था उस टाइम पीरियड में कोई भी सोशलिस्ट डिमांड नहीं की गई थी, कोई भी सोशलिस्ट डिमांड नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स का ये कहना था, ये मानना था कि अगर अगर इंडिया में इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करना है तो हम सोशलिज्म के बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर कोई भी इंडियन इंडस्ट्री डेवलप हो भी जाता है तो वो दैट विल बी इन द नेसेंट फेज, इन एन इन्फेंट स्टेज, और उस इन्फेंट स्टेज में अगर हम सोशलिस्ट या वर्कर्स की इंडस्ट्रीज की बात करने लगे तो इंडियन जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज बनने का जो चांसेस है भी वो भी खत्म हो जाएगा। तो मॉडरेट ने डिलिबरेटली जो सोशलिस्ट डिमांड है या फिर वर्कर्स की जो इंटरेस्ट की जो बात है वो नहीं किया था। तो इसलिए इस फेज में हमें कोई भी सोशलिस्ट फेज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन देखिए 1905 से लेकर के स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है बेस्ड ऑन एंटी पार्टीशन मूवमेंट, राइट। अब 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है या एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होता है उसमें दो प्रोग्राम था, स्वदेशी, यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट क्या चल रहा था, बहुत मतलब कि स्पेशली विद द फॉरेन टेक्सटाइल्स, ब्रिटिश टेक्सटाइल्स, ये चीज बहुत सक्सेसफुल हुआ था, काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ था। जैसे कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑन द रोड बॉनफायर यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और उस फायर में बहुत सारे लोग अपने ब्रिटिश जो कपड़ा थे उसको मतलब कि दे यूज्ड टू थ्रो द ब्रिटिश क्लोथ्स इन द बॉनफायर। सो दे स्टार्टेड टू यूज द स्वदेशी गुड्स, और इसके वजह से क्या होता है कि 1905 ड्यूरिंग दिस फेज हमें देखने को मिलता है कुछ कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगता है क्योंकि इंडियन गुड्स का अब डिमांड बढ़ने लगा है। जैसे 1907 में टिस्को, टाटा स्टील फैक्ट्री एस्टेब्लिश होता है, फिर जाकर के बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री एस्टेब्लिश होता है बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय इन 1908। ऐसे ही मोहिनी कॉटन मिल्स, लक्ष्मी कॉटन मिल्स, इस तरीके की बहुत सारे फैक्ट्रीज, इंडियन फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होने लगते हैं और इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। ऑल्दो इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड स्टार्टेड, ब्रिटिश के तरफ से रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा रहा था, ठीक है ना, लेकिन 1914 में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हिच वेंट ऑन टिल 1918। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था या फिर कोई भी वर्ल्ड वॉर था, दैट वाज बेसिकली यूरोपियन वॉर एंड फॉर द पोजीशन ऑफ कॉलोनी। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस वॉर क्या होता है कि नेवल ब्लॉकेड क्रिएट किया जाता है, दैट मींस जर्मनी वाज ऑन द अदर साइड एंड जर्मनी क्रिएटेड नेवल ब्लॉकेड विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से कोई भी सामान इंडिया में वो ट्रांसपोर्ट करने लायक, मतलब उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट करने के पोजीशन में नहीं थे, और इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ने लगा क्योंकि कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट किया नहीं जा रहा था, बहुत सारा सामान, ज्यादातर गुड्स वॉर फ्रंट पे डाइवर्ट किया जा रहा था। सो इंडियन इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश को अब ये फील होने लगा कि इंडियन इंडस्ट्रीज शुड ऑल्सो बी डेवलप सो दैट एट सच टाइम ऑफ इमरजेंसी दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश को एक फीलिंग देके गया या फिर एक रियलाइजेशन करवाया कि इंडियन इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ होनी चाहिए। और हमें वॉर के बाद ये देखने को मिलता है कि ब्रिटिश पॉलिसीज में भी कुछ चेंजेस आते हैं जिसके वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगता है, जिसके ओनर थे एब्सोल्युटली इंडियन पीपल। अब देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, दैट टुक प्लेस इन 1917, द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब रशियन रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट इवेंट in the world where a socialist government, a leftist government came in power of a particular country. Socialist government was formed for the first time in the world. Now the success of Russian revolution influenced the Indian leaders as well. तो इंडियन लीडर्स जो थे वो भी इसमें काफी इन्फ्लुएंस हो गए और
1920 के बाद से ये देखने को मिलता है कि इंडिया में भी एक सोशलिस्ट फेज स्टार्ट होता है, और तब तक देखिए इंडियन इंडस्ट्रीज भी कुछ कुछ डेवलप करने लग गया था, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि अगर हम भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियाज। 1925 में इंडिया में कम्युनिस्ट, ऑल्दो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इट वॉज एस्टेब्लिश इन तस्केंत, लेकिन फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। 1929 में एक मीरठ कॉन्स्पिरेसी होता है, व्हिच वाज आल्सो अ लेफ्टिस्ट रिवोल्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इवेंट होने लगते हैं। इसी बीच क्या होता है देखिए, इन द ईयर 1928 रशिया में, जो कि उस टाइम पे यूएसएसआर था, रशिया के प्रेसिडेंट थे स्टालिन, एंड स्टालिन स्टार्टेड 5-year प्लानिंग प्रोग्राम in the year 1928 in Russia, और the very next year 1929-30 में पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन होता है, दैट फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका एंड इट engulfed द एंटायर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, और सारे जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे दैट स्टार्टेड टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन। लेकिन यूएसएसआर की जो 5-year प्लानिंग प्रोग्राम था, या जो प्लान्ड इकोनॉमी था, उस प्लान्ड इकोनॉमी के वजह से जो ग्रेट डिप्रेशन था वो यूएसएसआर को टच नहीं कर पाया, और ये एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस बन गया इंडियन लीडर्स के लिए। अब देखिए इंडियन लीडर्स में भी जो कांग्रेस में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनमें से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस emerged as a highly influential leader and both were supporter of socialism। क्योंकि अब देखिए इन लोगों का ये मानना था कि आज नहीं तो कल अगर इंडिया आजाद हो जाता है, क्योंकि देखिए 1929-1930 के बाद तभी इंडिया ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की रेजोल्यूशन पास कर चुके थे। इन द लाहौर सेशन ऑफ 1929 द रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड, और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। तो इन लोगों को भी उम्मीद थी कि कभी ना कभी देश आजाद होगा, ठीक है, हमें पूरी आजादी मिलेगी, और जब आजाद होगा देश तब हमें किस तरीके की इकोनॉमी हमें डेवलप करना है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो उनको ये लगा कि अगर कल को हम आजाद हो भी जाते हैं तो हमारा जो इकोनॉमी होगा दैट विल नॉट बी अ वेरी हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी, इनफैक्ट वी विल बी अ वेरी पुअर कंट्री। और जो जितने पुअर कंट्रीज होते हैं वहां पे इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की जो डिबेट होती है वो काफी ज्यादा चलता है, और जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजीज है दैट अट्रैक्ट्स द पुअर इकोनॉमी, इट इज एन इनहेरेंट नेचर ऑफ द सोशलिस्ट आइडियाज, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो लीडर्स थे उनको ये लगने लगा, खास करके ये देख करके कि प्लान्ड इकोनॉमी का जो सिग्निफिकेंस था, इसके वजह से ग्रेट डिप्रेशन कभी रशिया में या यूएसएसआर में आया ही नहीं। तो उनको भी ये लगने लगा कि नेक्स्ट इन फ्यूचर में भी कभी भी अगर फिर से ग्रेट डिप्रेशन टाइप कोई ऐसा इवेंट आता है तो इंडियन इकोनॉमी हैज टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम दैट इवेंट, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी वेरी पुअर कंट्री है, और उसमें अगर कोई ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है तो फिर इंडिया की इकोनॉमी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इकोनॉमी को नहीं बचा पाओगे तो आप अपने सॉवरेनिटी को भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इतना सब कुछ सोचने के बाद उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचा कि हाँ, हमें भी सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करना चाहिए, इनफैक्ट हमें भी प्लान्ड इकोनॉमी ही फॉलो करना चाहिए, जो कि जैसे हमें देखने को मिलता है आफ्टर इंडिपेंडेंस वी ऑल्सो हैड स्टार्टेड द 5-year प्लानिंग प्रोग्राम, राइट। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो तभी से बनना शुरू हो गया था, और इसी बेसिस पे कांग्रेस में सोशलिस्ट आइडियाज की ग्रोथ होने लगती है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इनसाइड आईएनसी, इनसाइड एज ए सब्सिडियरी पार्टी इनसाइड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1934। अपार्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, और भी बहुत सारे लीडर्स थे हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियाज, जो कि मेंबर बने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली एक्सेट्रा। ये भी सोशलिस्ट लीडर्स थे, ठीक है। अब देखिए सोशलिस्ट प्रोग्राम भी कांग्रेस में बहुत सारा एडॉप्ट आना चालू हो गया, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन होता है 1937। तो 1937 की इलेक्शन के बाद 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस ऐसे थे जहां पे कांग्रेस ने सरकार बनाई,
ठीक है। और इन सारे प्रोविंसेस में कांग्रेस ने बहुत सारे सोशलिस्ट प्रोग्राम को एडॉप्ट करना चालू कर दिया, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे सोचा था कि लैंड रिफॉर्म के बारे में भी उन्होंने सोचना चालू कर दिया था, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। और नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1938। इसका प्रपोजल रिकमेंडेशन मेनली बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, लेकिन इसके जो चेयरमैन था वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारे सोशलिस्ट प्रोग्राम, और बताऊं एग्रेरियन रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ठीक है, ये भी चालू किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट प्रोग्राम धीरे धीरे एडॉप्ट होने लगा, और इसके बाद ही देखने को मिलता है हमें आजादी के बाद सोशलिज्म वाज एडॉप्टेड as one of the economic model in India. So this is all about the socialist phase in Congress. Thank you.